दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बजट सत्र पे जो संसद के दोनों सदनों में बहस चल रही है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वित्तीय बजट पर इंडिया ब्लॉक के नेता सांसद संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हैं और सरकार पर इतने गहरे तीखे हमले कर रहे हैं कि सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जो सरकार पिछले 10 साल तक विपक्ष के ना होने पर मनमानी करती आई थी, लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूती के साथ सरकार पर हमलावर है कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। विपक्ष के नेता विपक्ष में जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेता जिस तरीके से सरकार पर वित्तीय बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे सरकार की चूलें हिल गई हैं। साफ पता चल रहा है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और शाह सरकार को मनमाने तरीके से चलाते रहे, लेकिन आज की स्थिति में उनके हाथ पैर बंधे हुए लग रहे हैं। उनको पहली बार लग रहा है कि 240 सीट जीतने के बाद अब सरकार अपने मन की नहीं कर पा रही है। इसी वजह से वो कोई भी बिल लाते हैं, संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से विरोध होता है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ उन बिलों का विरोध करता है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और वर्तमान में एनडीए की सरकार कह सकते हैं विपक्ष के आगे नतमस्तक है। यानी कि बजट पे जिस तरीके से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा के सदन में जिस तरीके से सरकार को घेरा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान सरकार मन महसूस के रह जा रही है कि वो किसी भी तरीके से राघव चड्ढा की तर्क संगत भाषण का कोई जवाब दे सके। राघव चड्ढा जाने माने सीए हैं और साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी हैं। वो अपनी बात को इतने तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं कि सत्ताधारी दल के कोई भी नेता उनकी बातों को काटने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से अपने तीखे प्रहार किए, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राघव चड्ढा पूरी तैयारी के साथ राज्यसभा में गए और उन्होंने बजट की जो अपने तर्कों से बखिया उधेड़ के रख दी, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर विपक्ष तीखे हमलावर है और सत्ताधारी दल पूरी तरीके से बचाव के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन बचाव करने में असमर्थ दिख रहा है। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर बजट पर अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान बजट को 12 लाख तक आयकर की छूट पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार केवल एक हाथ से दे रही है तो दूसरी तरफ से मिडिल क्लास की गर्दन को दबोच रही है। उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की उस पर रिबेट है, ना कि एग्जम्पशन दिया गया है। दोनों में खास अंतर होता है। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन रिबेट का मतलब छूट है। 12 लाख से 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा हुआ तो पूरे 12 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से घुमा फिरा के जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, सरकार द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि मिडिल क्लास के जो 12 लाख तक की आय वाले लोग हैं उनको छूट दी जा रही है, मतलब उनको रिबेट दिया जा रहा है। इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके आम आदमी, खास तौर से मिडिल क्लास का आदमी पे की जेब पर डाका डालने की पूरी तैयारी हो रही है। इधर एक हाथ से आप छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी, सेस और ना जाने कितनी चीज़ों पर जो टैक्स के रूप में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों पर जिस तरीके से दाम बढ़ाकर रोज़ के रोज़ दाम बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल पे, उनकी जेब को पूरी तरीके से डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद
राघव चड्ढा ने आधे घंटे यानी 37 मिनट तक जो अपने भाषण में अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, साथ में रेलवे मिनिस्ट्री और उसके साथ साथ विदेश नीति और विदेश मंत्रालय पर अपनी पूरी एक्सपर्टाइजेशन करके जिस तरीके से उनकी खामियों को सामने किया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राघव चड्ढा के लगाए गए आरोप और उनके तर्कों का केंद्र सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर, कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए। मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सर, इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट कहकर बताया और कहा कि ये मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है इस बजट में। तो सबसे पहले सर मैं मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पे जाता जाऊंगा। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं, जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम्स लाई जाती हैं, जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते सर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मांग यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। तमाम आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर से लेके गाड़ी बेचने वाले कंपनियों की सेल्स के आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। मिडिल क्लास खाली सेंसस के लिए नहीं है सर, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके अपने सपने हैं। 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए, हनी आई श्रंक इंडियाज मिडिल क्लास। सर, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास टैक्स उससे वसूला जाता है जैसे उससे किसी अधिकार से हम टैक्स ले रहे हैं और सुविधा उसको एहसान मुताबिक दी जाती है। सर, नेस्ले इंडिया के अभी आंकड़े आए जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में आता है। उस आंकड़ों में यह पता लगा कि 8 वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ उन्होंने दर्ज कराई है। और जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि क्यों आप अपनी लोएस्ट ग्रोथ पर आ गए, तो नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। मैं महंगी गाड़ी और महंगे मकानों की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान जो मिडिल क्लास खरीदता है उनकी डिमांड घटती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर है। काफी चर्चा हुई सर सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है,
ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सदन में रेल मिनिस्ट्री को टारगेट करते हुए उनके ऊपर कुछ सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सामान्य यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बोगियों की बढ़ोतरी की जा रही है, जनरल डिब्बे कम किए जा रहे हैं, उससे आम आदमी बड़ा परेशान है। उसको यात्रा करने के लिए जो सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए वो भी काटते जा रहे हैं। पैसा हर साल 6 महीने में रेलवे अपने भाड़ा बढ़ाने में चूकता नहीं है, वहीं सुविधाएं के नाम पर वो और भी ज़्यादा परेशानियां इकट्ठा कर रहा है। दरअसल ये भी राघव चड्ढा ने कहा कि पहले जो शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस के नाम पे ट्रेनें चलाई जाती थी, उनकी स्पीड और सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से वंदे भारत को प्राइम बनाने के लिए उनकी स्पीड, शताब्दी और राजधानी की स्पीड को कम करके उनके सामने लाया जाता है ताकि वंदे भारत को प्रमोट किया जा सके, जबकि राजधानी और शताब्दी से कहीं बहुत ज़्यादा रेल भाड़ा आपके वंदे मातरम का है। साथ में उन्होंने रेल की जो हादसों पर रेल मंत्रालय पर जो प्रहार किया, उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में करीब 300-400 रेल हादसे हुए हैं। उसके बारे में कोई भी सरकार और रेल मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेने से कतराता है। कहते हैं कि कवच नाम के एक जो सेफ्टी कवच लगाने की बात कही जा रही पिछले 5 साल से, उसके बावजूद रेल हादसों पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है, जबकि करोड़ों रुपए इस रेल कवच के चक्कर में रेल मंत्रालय खर्च कर चुका है। हर बार कोई ना कोई दूसरा बहाना बनाकर रेल मंत्रालय अपना पल्ला झाड़ लेता है। ये भी राघव चड्ढा ने कहा कि जो रेल में लोगों को खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी काफ़ी निम्न स्तर की होती है। इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से उसमें सुधार लाने की कोई भी एक्शन नहीं दिखाई देता। ये भी कहा कि जिस तरीके से लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट ट्रेन में लोगों को सामने दिए जाते हैं, उसमें पानी से लेकर बिस्किट और जो भी खाद्य सामग्री दी जाती है वो अनब्रांडेड होती है और पैसा उनसे प्रिंट रेट से भी ज़्यादा वसूले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो वेंडर होते हैं उनका सलूक ट्रेन यात्रियों के साथ, रेल यात्रियों के साथ बड़ा ही अभद्र होता है, यानी वो मारपीट तक करने पे उतर आते हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान देती है और ना ही आपके रेल मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे लोगों पर कोई एक्शन लिया जाए। राघव चड्ढा ने इसके साथ साथ आधे घंटे के भाषण में रेल मिनिस्ट्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा, जिस तरीके का अमानवीय बर्ताव अमेरिका ने हमारे देश के वासियों के साथ में किया, उस पर सरकार का कोई भी ऐतराज़ या सरकार ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। अमेरिका ने हमारे देश के 104 यात्रियों को जिस अमानवीय तरीके से हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर भारत भेजा, उस पर राघव चड्ढा ने बेहद आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने इस अमेरिका के इस कृत्य पर क्या एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर
अपना पक्ष रख रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के खिलाफ में कोई अपना पक्ष रख रहे हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका की पैरवी कर रहे हैं। जिस तरीके से 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया इंडिया में, उसको लेकर 140 करोड़ भारतीयों का वो अपमान माना जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अमेरिका से कोई भी ऐसा कारण बताओ, नोटिस या उनसे कोई बातचीत का सिलसिला दिखाया। और ख़ास तौर से भारत के जो 104 लोगों को सरकार अमेरिका ने यहाँ डिपोर्ट किया, ये ठीक है कि 104 लोग जो जिस तरीके से वहाँ रह रहे थे वो अवैध तरीका था, लेकिन भारत को इस बात से सीखना चाहिए कि कोलंबिया जैसे छोटे से देश ने जिस तरीके से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया, कि उनसे कहा कि आप हमारे नागरिकों के साथ में ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम अपने नागरिकों को लाने के लिए आपके पास अपना विमान भेजेंगे और हम अपने नागरिकों को ससम्मान वहाँ वापस लाएंगे। लेकिन भारत जैसा विकसित विश्व गुरु बनने वाला का दावा करने वाला विकसित भारत की बात करने वाला देश अमेरिका के इस अमानवीय बर्ताव के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया तक नहीं जता पाया। यानी जो ट्रंप मोदी की दोस्ती की किससे पूरे देश में पूरे विश्व में फेमस थे, उस देश ने हमारे भारत देश के 104 लोगों को 40 घंटे के सफ़र तक पैरों में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ी लगाकर इतना अमानवीय बर्ताव किया कि 40 घंटे तक वो भारतीय बाथरूम जाने तक के लिए परेशान रहे। इससे बुरी और गंदा व्यवहार के लिए जो नमूना अमेरिका ने पेश किया, उसे भारत को कड़ा जवाब देने की ज़रूरत थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और साथ में विदेश मंत्री ने अमेरिका से इस मामले में कोई भी बातचीत नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में इस समय 18,000 से ज़्यादा भारतीय लोग को रिपोर्ट करने की बात की जा रही है, और 104 जो भारतीय अप्रवासी भेजे गए उसकी जानकारी, उसकी लिस्ट पहले से विदेश मंत्री के पास थी, लेकिन उनके लाने और उनको ससम्मान लाने की भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। इससे जाहिर होता है कि भारत जिस तरीके से विश्व गुरु होने का दावा करता है, उसके खोखलेपन का इससे एहसास होता है।